जो आपको पूरे हिंदुस्तान में इम्तिहान देने के लिए तैयार कर दे और उसके लायक बना दे। तो चलिए हस्बे वादा हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देखेंगे और इसमें से कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये क्लास मैं बता दूँ आपको साफ-साफ कि नेट के लिए है और नेट का सिलेबस ऐसा है कि हिंदुस्तान में जितने मारूज़ी और मारूज़ी के अलावा जो भी इम्तिहानात होते हैं, अगर इसको जिसने भी दिल से पढ़ लिया, ईमानदारी के साथ मेहनत करके, तो उसको फिर किसी और चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी है। लेकिन इसके लिए शर्त अव्वल ये है कि आपने मेहनत और जिद्दो-जहद के साथ पढ़ा हो। रटा हो तो इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि रटने में आप चीज़ें रट लिए हों, काफ़ी रट लिए हों और काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट भी मिल जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे सामने ऐसी मिसालें भी हैं कि जेआरएफ है, नेट है, लेकिन पीएचडी वो पैसा देकर लिखवा रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? आप में से कोई जवाब देगा? कोई जवाब कोई भी जवाब दे सकता है और इस क्लास की मैं बता दूँ आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है कि यहाँ आपको मुकम्मल बोलने की इजाज़त होती है। आप जिस भी पॉइंट पर, जिस भी इबारत पर चाहें, जिस वक़्त चाहें रोक सकते हैं कि नहीं, पहले ये बात समझ में आ जाए मुकम्मल तब आप आगे बढ़ें। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा करें। हम रहते हैं हैदराबाद में, हमारे पास 4-5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया है, खुद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल है और कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, इफ्लू है। आप घूमिए, वहाँ जाइए, देखिए। ये आपसे करीब जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाइए, वहाँ तलाश कीजिए। जायज़ा लीजिए वहाँ कि वहाँ के बच्चे स्कॉलर हैं तो किस टाइप से हैं। क्या खुद से काम कर रहे हैं या चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना जेआरएफ का पैसा उठाकर और लोगों से लिखवा रहे हैं। आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी और सारी हकीकतें और साफ सामने आ जाएँगी। तो अगर मैंने क्या कहा कि नेट का सिलेबस ऐसा है कि अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ लिया, एक मर्तबा सिर्फ़ पढ़ लिया पूरा सिलेबस, दिल लगा के, मन लगा के, किसी सही रहनुमा के साथ, कोई बताने वाले के साथ, तो आपको फिर ना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करने में दिक्कत होगी, ना पीएचडी का मकाला लिखने में दिक्कत होगी और ना खाका बनाने में दिक्कत होगी और सेट का इम्तिहान तो नेट के मनहज और नेट के जो नहज है उससे कमतर होता है। तो सेट का इम्तिहान भी आपका हो जाएगा, बेट का इम्तिहान भी हो जाएगा। मैं इस बात का मुद्दाई हूँ और दावा भी करता हूँ कि आपने यहाँ पढ़ लिया, ख़ास तौर से मैं ख़ुसूसन इस क्लास की बात कर रहा हूँ, तो आपको फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना खाका लिखने में दुश्वारी होगी, ना उन्वान के इंतख़ाब में। क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो ये है कि अब पहले भी प्रोग्राम कराते थे और अब भी होंगे, अब तरतीबवार होंगे। हर 15 रोज़ा प्रोग्राम होगा और आप में से जिसने हिस्सा लिया पैड में, उनको डॉक्टर्स के सामने और प्रोफ़ेसरों के सामने और हिंदुस्तान के मशहूर जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके स्कॉलर के सामने आपको अपने मकाले लिखने और समझने, पेश करने या जो ख़ुतूत हैं, गालिब के हैं, अब्दुल मौलाना आज़ाद के हैं या दीगर ख़ुतूत हैं, जो या सौदा के क़साइद हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पढ़ने में दुश्वारियाँ आती हैं इसमें। ऐसा है या नहीं? अब किसी से हम कहेंगे आप में से कसायद सौदा पढ़ना शुरू कीजिए, ये मुश्किल आएगी नहीं आएगी? बताइए? आप सवाल पूछ सकते हैं। या आपसे हम ये सवाल कर दें चलिए गालिब का कोई खत पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ के सुनाइए। काफ़ी दुश्वारी आएगी, क्यों? और प्रैक्टिस के बाद ही मुश्किल आ गई, इसलिए कि हमने पढ़ने की कभी कोशिश की ही नहीं उसकी तरफ। हमने ये रट लिया कि उर्दू मुअल्ला गालिब की ज़िंदगी में 5 मरतबा छपी और फुला खत फुला के नाम से शाया हुआ है, इतना हो गया। और उर्दू के 2 मशहूर खत हैं उनके गालिब के, हो गया। गालिब 69 में वफ़ात हुई उनकी, ये जान गए हम। अब हो गया, सवाल आ गया, हमने टिक लगा दी, बात खत्म। हमने ये नहीं जाना कि गालिब ने लिखा क्या है, कैसे लिखा है, उनकी इबारत क्या है। ऐसा है या नहीं? आप में से कोई भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए गालिब बड़े मशहूर हैं, बताइए गालिब पर किसी ने कोई किताब मुताला किया है? नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि हम सारा वक़्त लगा देते हैं, 5 से 6 महीना हमारा मिलता है, सारा वक़्त लगा देते हैं गाइड में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये गलतफ़हमी है। और इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि वो 6 महीना गुज़र भी जाता है और आखिर के 15 दिन आप ये शिकायत करते हैं कि काश हम मतन पढ़ लिए होते, तो आज हमको मुश्किल से 2-4 नहीं होना पड़ता। ऐसा ही होता है।
तो आज और अभी मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था क्लास के बारे में। इससे पहले जिन लोगों ने क्लास लिया था, तकरीबन 80 लोगों ने क्लास लिया था। हालाँकि मैं 20 लोगों के लेने का वादा किया था, लेकिन 80 लोगों को मुझे लेना पड़ा। जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम है कि क्या कुछ सीखा, और आज से फिर एक नई शुरुआत हो रही है और एक नया दौर चल रहा है। आप चाहें तो ज़रूर लें क्लासेस, इस क्लास को मिस ना करें, और इस बात का वादा है कि आपको मुकम्मल सिलेबस, मुकम्मल मशहूर मुसन्निफ़ीन की किताबों के ज़रिए मुकम्मल कराई जाएगी। आखिर के महीने में आपको प्रैक्टिस कराए जाएँगे। अब देखिए कैसे मुकम्मल कराई जाएगी, इसी से शुरू करते हैं, इस सिलेबस के साथ आइए। चलिए, मिसाल के तौर पर तारीख़-ए-ज़ुबान उर्दू, 10 यूनिट पर आपके यूनिट है पूरा। आप तारीख़-ए-ज़ुबान उर्दू कैसे पढ़ेंगे? किन-की किताब पढ़ेंगे? कैसे समझेंगे उसको? मिसाल के तौर पर हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, एक अपने आप में एक पीएचडी का मकाला है ये। अब सोचेंगे कि एक जगह पढ़ लें, तो नहीं पढ़ पाएँगे। प्राकृत अपभ्रंश, ये अपने आप में पीएचडी का एक मकाला है। पढ़िए, पढ़ते चले जाइए, सफ़ा के सफ़ा पढ़ते चले जाइए, मुकम्मल नहीं होने वाला है। लेकिन हमने रट लिया है, प्राकृत कहाँ का है, अपभ्रंश कहाँ का है, खड़ी बोली को किसने एक ख़ास ज़ुबान का दर्जा करार दे दिया है। उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात है। मोहम्मद हुसैन रज़ा ने ब्रजभाषा करार दिया, महमूद शिरानी ने पंजाब का दिया, नसीरुद्दीन ने दक्कन का दिया, हमने रट लिया है। क्यों कहा है हमको ये मालूम नहीं है। ऐसा है या नहीं है? और मैं फिर बता दूँ आपको, ये सिर्फ़ यहाँ नहीं है, पूरी उर्दू दुनिया के तालिब-ए-इल्मों के दरमियान ऐसा है कि हमने सिर्फ़ रट लिया आज़ाद ब्रजभाषा, महमूद शिरानी पंजाब में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू, मसूद हुसैन खान नवाहे देहली, सैयद सुलेमान नदवी सिंध में, शौकत सफदरजंग दोआबा गंगा जमन, रट लिया। क्यों रट लिया? इसके बारे में हमें मालूम नहीं। क्यों? हमने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, और ना पढ़ाने वाले ने कहीं बताने की कोशिश की। ये भी अपने आप में हकीकत है। क्यों? ये भी बताने की नहीं कोशिश की इसकी मर्जा और इसका मंबा कहाँ है, वो कहाँ से पढ़ाते हैं, कौन सी किताब है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि आप जहाँ से पढ़ाते हैं, जिस किताब से आप लेते हैं, वो किताब बच्चों के सामने रखिए। हो सकता है हम जो मुताला कर रहे हैं, हमारे ज़हन में जो बातें आ रही हैं, उसके अलावा आपके ज़हन में कुछ बातें आ रही हैं। ऐसा मुमकिन है। हो सकता है हम जिस नाहिये से और जिस ज़ाविये से सोच रहे हैं, उस ज़ाविये और उस नाहिये से अलग हटकर आप सोच रहे हैं। तो यहाँ जब हम आपको किताब देंगे इस मौज़ू पर 2-4, तो हम जिस सबक को मुताला करके आएँगे, वही सबक का आप मुताला करेंगे, और फिर जब हम क्लास उस पर लेंगे, तो आप हमसे डिस्कशन करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। सर, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो वहाँ से एक नई चीज़ निकलेगी। अच्छा, तहकीक आप लोगों में से बहुत लोग पीएचडी करते होंगे, ये बात तो होनी चाहिए। पीएचडी करने वाला कोई तालिब इल्म किसी मुसन्निफ़ की किताब से चीज़ें नक़ल करे, हूबहू, इसका नाम क्या जाता है? चोरी, सरक़ा। लेकिन पीएचडी करने वाला तालिब इल्म किसी मुसन्निफ़ की इबारत पढ़कर, नक़ल कर कर अपनी राय उस पर कायम करे, इसको चोरी नहीं कहते, इसको कहते हैं पेश करना। दोनों में फ़र्क समझे आप? आप बोलें, आप में से कोई भी बोलिए, आप में से कोई भी बोलिए, बोलिए, आप बोलेंगे तभी समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ऐसा है या नहीं? और हमने किसी मुसन्निफ़, चलिए मसूद हुसैन खान की कोई किताब हमने निकाला, और हमने सरासर वही चीज़ अपने कॉपी पर नोट कर ली, और हमने सर को ले आके दिखा दिया, सर मकाला मेरा तैयार है। इसको कहते हैं प्लेगरिज़्म, ये चेक होता है। आप पेपर 1 की तैयारी करेंगे तो वहाँ कई सॉफ्टवेयर है जहाँ आपकी कॉपी चेक होंगी कि आपने चोरी किया है या सच में लिखा है। तो आपने चोरी किया है तो फिर आपका अगर ज़्यादा चोरी किया है तो आपको सुपरवाइज़र भी 3 साल तक किसी के जो है कि मतलब सुपरवाइज़र नहीं बन सकते हैं, ऐसा भी है। और आपकी पीएचडी भी रद्द कर दी जाएगी हमेशा के लिए। इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह ये है कि आप मेहनत से पढ़े ही नहीं शुरू में। आपने मास्टर गँवा दिया, बीए भी गँवा दिया ऐसे ही। अब पीएचडी में आए, सोचे जेआरएफ हो गया, कुछ पैसा लोगों को दे दूँ, आपका काम निकल जाएगा, ऐसा हो रहा है। हमसे पूछिए। जी, जी, जी। आइडियाज़ के अलावा आप अपनी
आइडियाज़ के अलावा आप अपनी चीज़ को या अपने ख़्यालात को उसमें जमा करना, समझे? जी, जी। बिल्कुल नहीं, नहीं है। बता रहा हूँ आपको। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं जो अभी इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। इस बात को मान के चलते हैं? दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं हमसे पहले किसी न किसी शक्ल में। हमने क्या किया उन चीज़ों को देखा, समझा और अपने जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक, अपनी अक्ल, अपनी रसाई के मुताबिक अपने अल्फ़ाज़ में पेश किए। इसको कहते हैं तहक़ीक़, वरना अभी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले नहीं थी। समझ गए? तो जी, जी। 1 सेकंड मेरी बात मैं ब अपनी बात फिर से दोहरा लूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा। मैंने कहा कि किसी का कलाम हूबहू किसी की इबारत मिन ओ अन आपने क्या कर लिया, नकल कर लिया और आपने पेश कर दिया इसको सरका। दूसरी बात मैंने ये कही, फिर से सुन लीजिए कि किसी का नज़रिया आपने लिया या किसी की किताब से पढ़ा और आपने उस चीज़ को अपनी ज़ुबान में, अपने तहक़ीक़ के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक उसको पेश किया, तो इसको सरका नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे जदीद तहक़ीक़। मिसाल के तौर पर मखतूता में क्या होता है? आपने जमा किया अपने इल्म के मुताबिक और उसकी तहक़ीक़ की और आपने अपने नाम से उसको शाये कराया, तो सरका थोड़ी कहेंगे आप। चलिए, तो ये पहली यूनिट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 सेकंड हाँ, आपने कहा, लेकिन जिस चीज़ में हम क्या बोले कि जिस चीज़ में हमने क्या किया कि किसी के कोई नकल ली, किसी के कोई किताब ली और उसमें हमने अपने इल्म के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक और अपने सोच और अपने रसाई के मुताबिक उस चीज़ को अपने तरीके से पेश किए। वो चीज़ हमारी है, उनकी नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन उनकी चीज़ को हम हूबहू नकल ना करके अपनी ज़ुबान में अपने तरीके से पेश करें, लेकिन उनके रेफ़रेंस बगैर रेफ़रेंस के भी सरका नहीं होगा, इसको लिख लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ फिर से एक मर्तबा, किसी भी चीज़ को या किसी की भी किताब से आपने उसका मुताला किया और उस किताब के मुताले के बाद आपने अपने इल्म के मुताबिक और अपनी रसाई के मुताबिक अपनी ज़ुबान में पेश किया, ये सरका नहीं होगा, बगैर रेफ़रेंस के भी। चलिए, पहली यूनिट थी। चलिए, पहली यूनिट पे 2 किताब का नाम बताइए, जिससे आप पूरा कवर कर सकते हैं। गुड। नूरी खान आप बाद में बात कर लीजिएगा, हम जो बात कर रहे हैं उस पर फ़ोकस कीजिए। ये वक़्त बात करने की, आप सवाल कीजिए, हम एक-दूसरे से समझेंगे। हम आखिर में बता देंगे फ़ीस क्या है, नहीं है। हाल-ओ-अहवाल तो हम पूछते ही रहते हैं, कभी हम पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ाई पे बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, आपने बहुत अच्छी 2 किताबें बताई हैं, बहुत उम्दा और आप हमारे पेड क्लास के वो स्टूडेंट भी हैं और अच्छा मेहनत भी करते हैं, मुझे खुशी भी है आप पर और आपने सवाल किया मुझे बहुत खुशी हुई, 50 से ज़्यादा लोग जॉइन हैं और जो है कि पूछ नहीं रहे हैं, पूछिए आप, नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब यहाँ देखिए, सबरस भी है, कुतुब मुश्तरी भी है, कुल्ली कुतुब शाह, वली, सिराज औरंगाबादी। इनको पढ़ने के लिए किन की किताब लेंगे आप? ये अपने आप सोचिए। या इन पर तहकीक करने के लिए कौन-सी किताब लेंगे? किन की किताबों को पढ़ेंगे? तो आप चाहें तो इन्हीं मुसन्निफ़ीन की किताबें पढ़िए, दक्कन में उर्दू पढ़ लीजिए, नसीरुद्दीन हाशमी। चलिए अब हम जिनको इम्तिहान देना है उनके लिए 5 सवाल करते हैं। कुतुबुद्दीन सही रहेगा? ठीक है, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनके लिए हम 5 सवाल करेंगे आज का, अभी पहली यूनिट से। अब सब लोग रुके रहिए, भागिए मत, अपना सवाल कीजिए। पहला सवाल ये बताइए, खड़ी बोली के क्या औसाफ हैं? कम से कम 2 औसाफ बताइए। सब लोग जवाब दीजिए। चलिए, लफ्ज़ इसमें मुशद्दद होता है।
और आखिर कलमा अलिफ पर खत्म होता है। ठीक है? जी। दूसरा सवाल आज के लिए, ये बताइए कि खड़ी बोली को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया और कितने जुज़ में बाँटा है उसको? गुड। कितने? ठीक, 2 सवाल हो गया। ये बताइए कि उर्दू की समाजी बोली कौन है? ये सवाल एनटीए में आ चुका है। गुड, सही जवाब है। अच्छा ये बोलिए कि सबसे पहले किसके ज़माने में उर्दू का नमूना मिलता है? बताइए। बताइए, उर्दू हम पढ़ते हैं, इस वक़्त मैं बता दूँ आपको, उर्दू पढ़ना अपने आप में एक सवाल है। उर्दू पढ़ना अपने आप में एक सवाल है। अब आपसे ये सवाल किया जाएगा, उर्दू क्यों पढ़ रहे हैं आप? इसका क्या फ़ायदा है? अब आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये बताइए कि उर्दू का वजूद किसके ज़माने में मिला? बताइए। और बताइए। अच्छा, दक्कन से उर्दू को शुरुआत हुई है, तो किस बादशाह के हमले के वक़्त, किस बादशाह के हमले के वक़्त उर्दू उर्दू का वजूद आया? बताइए। एक सवाल ही तो है। और बताइए। अभी जवाब सही नहीं आया किसी का भी। और बताइए आप में से कोई भी। सवाल नोट कर लीजिए। कुछ सवाल नोट करके ले जाइए यहाँ से, खाली मत जाइए। देखिएगा, उर्दू किसके ज़माने में शुरू हुई? या उर्दू का वजूद बर्र-ए-सग़ीर में कब हुआ? एक सवाल आपसे है मेरा, इसको लिख लीजिए। 4 सवाल हो गए, 1 सवाल का जवाब मैंने बताया, वो आपको होमवर्क के तौर पर रहेगा। चलिए 1 सवाल और बता दीजिए। लिख लीजिए इसको, सही जवाब नहीं है अभी भी। इसको लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, काम आएगा। 1 सवाल और मैं और पूछता हूँ इसी यूनिट से, फिर दूसरी यूनिट पर बात करते हैं। ये बताइए कि किसी भी ज़ुबान के मख़सूस अल्फ़ाज़ का मुताला किसमें किया जाता है? सौतियात, मार्फीमियात, फ़ुनीमियात, नहवियात, मानियात, बताइए। चूँकि हम ज़ुबान बोलते हैं ना, हमारी भोजपुरी है, आपकी उर्दू होगी, किसी की बंगाली होगी, तो उसको जानने के लिए कौन-सा तरीका, कौन-सी इस्तिलाह है जिसको हम जानते हैं उसके उस ज़ुबान को कैसे जानते हैं हम बताइए? किसी भी ज़ुबान के अहम आवाज़ को सौतियात है? एक बार फिर से सुनिए मेरे सवाल को, किसी भी ज़ुबान के अहम आवाज़ को, सिर्फ़ आवाज़ नहीं, अहम आवाज़ को या तफ़ाउली आवाज़ को, मुतलक अगर आवाज़ कहता, अगर सिर्फ़ फ़ोनीमियात, एक गलत हुई। अगर मैं मुतलक आवाज़ कहता तो आप सौतियात कहते, लेकिन मैंने कहा अहम आवाज़ को या तफ़ाउली आवाज़ को, क्या जवाब सही होगा? चलिए, अब मैं बता दूँ चूँकि सिलेबस ही समझाना था, कुछ सवालात भी करने थे। दूसरी यूनिट आपके कसीदा का होगा। तो ये बताइए कि उर्दू का जो वजूद हुआ, तो सबसे पहले नस्र आया या नज़्म आया वो वजूद में? नज़्म आया, ठीक है। तो दूसरी यूनिट आपके यहाँ जो है वो कसीदा है। कसीदा ही नहीं है बल्कि यूँ समझिए कि उर्दू के शेरी असनाफ़ हैं। चलिए आप में से बताइए कितने असनाफ़ को आप जानते हैं? चलिए एक सामने कसीदा है, उसके अलावा बताइए, गिनाइए। मसनवी एक-एक कर गिनाइए। चलिए मसनवी, मरसिया, कसीदा और शेर में क्या-क्या शुमार हो सकता है बताइए? गज़ल, नज़्म, शार आशूब, रुबाई, मसरूक़, चलो गीत मान लेते हैं, कव्वाली मान लेते हैं और दोहा, दोहा, हम्द, नात, मनक़बत,
हिकायत नहीं आएगा, हिकायत का शेर से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। इज़हार अंसारी, हिकायत का शेर से क्या ताल्लुक है? हिकायत को कहते हैं किस्सा कहानी बयान को और शेर में फरहत होती है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए आप। तो इसमें दूसरी यूनिट क्या होती है? हाँ, वो बात आ चुकी है। दूसरी यूनिट क्या होती है? वो कसीदे की होती है। दूसरी यूनिट क्या होती है? कसीदे को होती है। अच्छा, कसायदे सौदा पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? पढ़ तो नहीं सकते हैं डायरेक्ट, इस बात की तो है। सबसे पहले आप मैं आपको फिर से मशवरा देता हूँ कि आप एक लुगत की किताब खरीद लीजिए, उर्दू लुगत की, जो आपको अच्छा लगे या बेहतर जो लुगत समझ में आ रहा है, आपके जो प्रोफ़ेसर हैं या फिर उर्दू लुगत खरीद लीजिए जो आसान भी है आपके लिए। कम से कम फिर उर्दू लुगातें खरीद लीजिए आप और उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो। एक लुगत कम से कम आपके पास होना चाहिए। अगर एक भी लुगत नहीं है तो बड़ी मुश्किल की बात है। कम से कम लुगत की एक किताब आपके मोबाइल में हमेशा होना चाहिए। किसके-किसके मोबाइल में है बताइए? या घर में किसके-किसके पास है? ताहीन क्लास को सुनिए प्लीज़, सुनने की कोशिश कीजिए। आप में से किसके-किसके पास लुगत है उर्दू की बताइए? अगर आपके पास लुगत नहीं है, नहीं खरीद रहे हैं तो बताइए कैसे काम चलेगा? फिर उर्दू पढ़ेगा कौन? खरीदेगा कौन? आप बोल लिए तो खामोश हो जाइए, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। है ना? मैंने सुन लिया है, आपने रेख्ता डाउनलोड किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ? आपके पास जब किताब होगी उसको बार-बार देखेंगे आप। किताब में और ऑनलाइन में बड़ा फ़र्क है। किताब में और ऑनलाइन बड़ा फ़र्क है। किताब हमेशा से मुस्तनद रही है। किताब हमेशा से मुस्तनद रही है, इस बात को याद कर लीजिएगा। चूँकि रेख्ता या दीगर चीज़ें हमारे मुआविन हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रेख्ता ये 2 भी दीगर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, वो किताबों के ज़रिए हो रही हैं। किताबें ऑनलाइन के ज़रिए नहीं हो रही हैं, या नहीं हुई हैं। तो जो असल असास है उसको लीजिए, आज ही ले लीजिए। आज का मतलब जब भी मौका मिले फाली फुर्सत में किताब खरीदिए। अपने चाय के जो पैसे हैं या इधर-उधर के जो पैसे हैं उसमें बचाइए कुछ। अपने लिए खरीदिए चीज़ों को। आप कहते हैं ना खुद मुख्तार, तो इस इस वक़्त खुद मुख्तार सिर्फ़ 2 जिसके पास 2 सलाहियत है वही हो सकता है, उसके बाद कोई नहीं है। एक तो जिसके पास पैसा अथाह हो, यानी दौलत अथाह हो और दूसरा वो शख्स है जिसके पास सलाहियत कमाल की हो। 2 में से अगर आपके पास एक भी अगर है, तो आप खुद मुख्तार हैं। आपकी इज़्ज़त सर आँखों पर है हर शख्स के सामने। हर मोहल्ले में, हर जगह, हर कॉलेज में और हर माशरे में, हर घर में। अगर बीवी की हैसियत से हैं, तो शौहर की नज़र में आप काबिल इज़्ज़त हैं। शौहर की हैसियत से हैं, तो बीवी की नज़र में काबिल फ़ख्र हैं आप। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आपकी इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। या तो आप सलाहियत बनाइए या पैसा कमाइए। समझ गए? तो लुग़त खरीद लीजिए। कसायद पढ़ने के लिए आपके पास लुग़त नहीं है, तो नहीं पढ़ पाएँगे। अब देखिए इसमें से मुसन्नद किसने कहा? मुस्तनद। शाहीन कम बोलें, क्लास ज़्यादा सुनें, ज़्यादा बोल रही हैं आप। ओके, माइक बंद कीजिए, ज़्यादा सुनिए। कॉपी पे नोट कीजिए, आपको टाइम दूँगा, आखिर में पूछ लीजिएगा। कॉपी लेकर बैठी हैं? मैंने ऊपर एक सवाल बताया था, आपने नोट किया? ऊपर मैंने एक सवाल बताया, आपने नोट किया उसको? नहीं नोट किया। इससे असल चीज़ें छूट जाती हैं। चलिए, इसमें आपके पास निज़ाम बेदरी हैं, ये अव्वलियत हासिल है इसको, कम से कम आपको इसे 10 सफ़ा पढ़ ही लेना चाहिए। मसनवी जो एक रिवायत चली है लिखने की शेरियात में, ये शेरी सिन्फ़ में, तो उसमें जिस चीज़ को अव्वलियत हासिल हो, कौन किताब है बताइए? कदम राव पदम राव है। किस्सा सारे ख़याली हैं, लेकिन कम से कम हम उर्दू के तालिब इल्म के हैसियत से इस अव्वलियत को तो हम देखेंगे ना कि लिखने का तरीक़ाकार क्या है? क्या कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे उस ज़माने के लोग? और हम क्या सोचते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या हमारे कब्ज़े कुदरत में है लिखने की या नहीं है? तो इस किताब को ज़रूर एक मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं मुश्किलात आएँगी, इसलिए मैंने पहले ही कहा दिया आपके पास लुग़त होनी चाहिए।
और इसी यूनिट में एक मर्सिया है, वो भी शेर की दूसरी किस्म है। मर्सिया, इसका ताल्लुक भी बड़ा कदीम है। अभी देखिए मर्सिया को तो बहुत लोग हैं, अशरफ बयाबानी से दौर शुरू होता है, लेकिन जो अभी करीब के हैं, हमसे ज़्यादा हमसे करीब से हैं और जो बड़ा नाम किया है, उनमें मिर्ज़ा अनीस हैं, मिर्ज़ा दबीर है, गालिब का भी मर्सिया आरिफ बड़ा मशहूर है, जमील मज़हरी हैं। इनको पढ़ें कि ज़ुबान में सलासत कैसी आएगी, फसाहत कैसी आएगी, कैसे आप अच्छा लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और कैसे आप अपने तकल्लुम के ज़रिए और अपने बात के ज़रिए दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। ये एक हुनर है। आप रट के पास कर लेंगे, हो सकता है नेट भी हो जाए, जीआरएफ भी हो जाए आसानी के साथ, हो जाएगा। लेकिन सलाहियत जो चीज़ होती है वो पढ़ने से आती है, कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपको आज ही बता देता हूँ साफ तौर पर। कहीं कोई कह रहा है कि ट्रिक से पढ़ाई जाती है, ट्रिक से कभी पढ़ाई नहीं हुई है। पढ़ाई सिर्फ मेहनत से होती है, इसको लिख लीजिए कागज पर, तारीख भी डाल सकते हैं। इल्म सिर्फ उसी को आता है जो मेहनत करता है, जो लगन से पढ़ता है, उसको आता है इल्म। ट्रिक उरिक से इल्म नहीं आता। ट्रिक से इल्म आता तो सारे शाहजादे और दारे दौलतमंद साहब इल्म होते, हालांकि ऐसा नहीं होता है। चलिए 5 सवाल मैं इससे भी करता हूँ, जवाब दीजिएगा। बताइए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी, इन्होंने ये जो कसीदा लिखा है किस फारसी कसीदा गो के तर्ज पर लिखा है, बताइए। और लोग बताइए। हाँ कहानी। हाँ कहानी। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि बताइए कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को किस अजीम शायर ने मलिक शोरा माना है, बताइए। किस अजीम शायर ने मलिक शोरा माना है इनको, यानी शायरों का बादशाह कहा है, बताइए। बताइए। मीर तक मीर ने नहीं कहा है क्या? नहीं, गलत जवाब है। मीर तक मीर ने कहा, किसने कहा है? मीर तक मीर ने। अच्छा, जब मैं मतन पढ़ा रहा था पिछले साल, तो मैंने बताया था, इनकी एक सिफत बताया था। बताइए कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की तहरीर में क्या चीज पाई जाती है, दाखिलियात खारजियात क्या पाई जाती है, बताइए। नहीं, ये सवाल लिख लीजिए फिर से, कॉपी पर नोट कर लीजिए। दाखिलियत मीर के यहाँ पाई जाती है, कॉपी पर नोट कर लीजिए। सही जवाब है आरबीडी का, खारजियत पाई जाती है। चलिए, 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल आपके लिए मैं करता हूं। बताइए कदम राव में कदम राव का हैसियत क्या है? राजा। आखिरी सवाल है इस यूनिट का, मर्सिया से पूछ लेता हूँ। बताइए जमील मजहरी का जो मर्सिया है, जुम्बिश है मेरे खामा अफसू तराज की, इसमें कितने बंद हैं? जी, 74। अब मैं ये क्लास ले रहा था, तो क्लास का एक मकसद ये भी था कि मैं आपको बता दूं कि इस क्लास जो नई क्लास शुरू हो रही है, इसमें क्या कुछ आपको मिलेगा, क्या कुछ आप सीखेंगे, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आप सवाल कर रहे थे ना, मैं अब बता देता हूँ। एक सेकेंड। आपने ऐलान देखा सब लोगों ने, मैंने ऐलान दिया था ग्रुप में, जिसके पास होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्लास हो जब शुरू होगी तो पूरे इम्तिहान तक, जून तक होगी। सुन लीजिए, जिनको जरूरत है वो सुन लीजिए। इसमें जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी मुकम्मल किताब से पढ़ाई जाएंगी, ठीक। यानी मतन की सूरत में आपके सामने चीजें पेश होंगी। 10 की 10 यूनिट आपके सामने मतन की सूरत में पेश होंगी। आप पढ़ते जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे, आपके साथी भी पढ़ेंगे बीच बीच में। बीच बीच में हो सकता है कोई साथी आपको टोक भी दे, हो सकता है मैं टोक दूं, या हो सकता है मैं पढ़ने में गलती करूं, आप मेरी इस्लाह कर दें। ये तरीकेकार होती है पढ़ने के। और पढ़ने के दौरान ये होगा कि हर शख्स को बोलने की इजाजत होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसकी भी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, और इस बात की भी इजाजत नहीं है कि हर वक्त बोलते रहें आप। दूसरी बात,
ये क्लास लाइव तो होगी ही होगी, आप पढ़ेंगे उसमें, इबादत खानी करेंगे, हम भी पढ़ेंगे। ये क्लास रिकॉर्ड भी मिलेगी आपको, सिलसिले के साथ। जैसे 1 यूनिट खत्म हो गई, 1 यूनिट के 10, 12, 15 जितनी क्लासेस होंगी, वो रिकॉर्ड में मिलेंगी आपको। और उस यूनिट के खत्म होने के फ़ौरन बाद, उस यूनिट पर आपसे आपका इम्तिहान लिया जाएगा। आप उस यूनिट में आपने क्या समझा और कितना याद किया? समझा भी और कितना याद किया भी। एक बात खत्म हो गई। उस यूनिट पर आपसे इम्तिहान भी लिया जाएगा, ठीक है? उस यूनिट की मुकम्मल किताबें आपको मुहैया कराई जाएँगी। मुकम्मल का मतलब जो उस यूनिट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़्यादा मुस्तनद हैं, वो चीज़ें आपको फ़राहम कराई जाएँगी, हम खुद आपको देंगे। उसको लिए आपको अलग से किसी किताब की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं और ये सिलसिले के साथ होंगे प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम में अगर आपने क्लास में अच्छा किया, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर शौक है, तो आपको प्रोग्राम में हम पेश करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। बल्कि हर प्रोग्राम में पैड बच्चों में से कम 3-4 बच्चों को पेश करने की हम कोशिश करेंगे। वो अपने लिखे हुए मकाले पेश कर सकते हैं, इख्तिसार के साथ, या हमारे तरफ से दिए गए गालिब आज़ाद के खुतूत पढ़ सकते हैं। ये 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है? और ये पढ़ेंगे जो अज़ीम यूनिवर्सिटी हैं, उनके स्कॉलर होंगे उनके सामने, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होंगे उनके सामने। ये पढ़ने का एक तरीका इसलिए होगा ताकि आप चीज़ों को सीखें। मकाला कैसे लिखते हैं, इस्लाह वहाँ होगा आपका पूरा मुकम्मल और चीज़ें आप सीखते चले जाएँगे। आपको और क्या-क्या चीज़ यहाँ मिल सकता है? हाँ, मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम कराया था, आप में से कितने लोगों ने शिरकत की थी? पीएचडी के अनामीन के इंतखाब में दुश्वार गुज़ार मराहिल, आप लोगों ने शिरकत की थी किसी ने? इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैम आई थी बिहार से और वहाँ से थे ग्वालियर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थे। जीडी कॉलेज से मैम थी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ग्वालियर यूनिवर्सिटी के थे। आप लोगों ने शिरकत की थी? क्योंकि एक बड़ा मरहला मैं बता दूँ आपको, आप नेट कर लेने के बावजूद भी आप माइक बंद कर ए आलम के नाम से जो है माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, माइक बंद कीजिए। एक बड़ा मरहला ये है कि आप नेट कर लिए, अब पीएचडी में एडमिशन कैसे लेंगे? ये बड़ा मुश्किल मरहला, आपने चलिए मेहनत किया, आपने चीज़ों को याद कर लिया या मुज़ाकरे के तौर पर या दोस्तों से मदद लेकर आपने क्या कर लिया, आपने नेट पास कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। जेआरएफ भी हो गया, अल्लाह करे जेआरएफ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एडमिशन कैसे मिलेगा, ये बड़ा मसला है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे पहले जेएनयू का एक वाकया भी सुनाया था। सऊद क्लास में है सऊद? जेएनयू से भी एक स्टूडेंट इस क्लास में क्लास लेते हैं, सऊद नाम है उनका। सऊद हैं क्लास में? शायद नहीं है। उनके यहाँ एक वाकया पेश आया था। तो खैर तो वो 2 तालिब इल्म तो सलाहियतमंद थे। आपके पास सलाहियत नहीं होगी तो आप छाँट दिए जाएँगे। चाहे आपके पास लाख जेआरएफ है। आपको लगता होगा जेआरएफ हो जाएगा तो पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। आपको लगता होगा सिर्फ़। आप यूनिवर्सिटी में आएँ, देखें कि जेआरएफ और नॉन जेआरएफ क्या कुछ कैसे एडमिशन होता है। सबसे बड़ा मसला और दुश्वार गुज़ार यहीं आ जाएगा कि आप पीएचडी के खाका लिखेंगे कैसे? क्योंकि आप जिससे लिखवाएँगे भी पैसा देकर वो आपसे यही सवाल करेंगे लिखने वाले कि आपका दिलचस्पी किसमें है? और दिलचस्पी होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हमने तो पढ़ा ही नहीं नेट को बिल्कुल। हमने तो गाइड उठा के रट्टा मारा, निकल गए और किस्मत अच्छी रही, जेआरएफ भी मिल गया, नेट मिल गया। अब मसला ये आ रहा है कि हमको पीएचडी के लिए खाका लिखना है या सेमिनार हो रहा है उसके लिए हमको मकाला लिखना है और हमको आइडिया तक भी नहीं आ रहा है, हमारा ज़हन भी नहीं खुल रहा है कि हम क्या शायरी पर लें काम या नस्र पे लें, नज़्म पे लें या किस पर लें, खुतूत पर लें या लिसानियात पर ले लिया, दक्कनी पर ले लें या लेने को ले लिए किसी कहने पर या किसी प्रोफ़ेसर के कहने पर और चल नहीं पा रहे हैं, एक सफ़ा भी नहीं लिख पा रहे हैं। अब सोच रहे हैं किसी दोस्त से लिखवा लें, कभी सोच रहे हैं किसी को पैसा दे के लिखवा लें। चूँकि पैसा देकर जो लिखेगा वो आपको तो मालूम नहीं चलेगा क्या कुछ लिखा उन्होंने। अब आखिर में मरहले में क्या होगी कि कितनी शर्मिंदगी होगी कि आप वाइवा के लिए गए तो पीएचडी वो अपने सदर शोबा से बात कर रहे हैं, सर थोड़ा मुश्किल सवाल नहीं कीजिएगा, आसान कीजिएगा। ये खुद मैम ने इस बात को कबूल किया इस प्रोग्राम में कि हालात ऐसे हैं कि हम जब पीएचडी को वाइवा लेते हैं, तो हम मेहमान को सिखाते हैं कि थोड़ा मुश्किल सवाल नहीं कीजिएगा, आसान कीजिएगा, बच्चों की इज़्ज़त बचाने के लिए। ऐसा मसला क्यों आता है?
फिर हम शिकायत करते हैं कि हम उर्दू को दबाए जाते हैं, चूँकि हम उर्दू पढ़ते ही नहीं हैं। अच्छा ये बताइए एक सवाल मैं करता हूँ आप में से कितने लोगों ने उर्दू रसाइल जारी कराए हैं? कितने लोगों के नाम उर्दू रसाइल आते हैं? एक भी रिसाला या उर्दू पेपर? एक रिसाला के कितने दाम होंगे? ₹150 दाम होंगे? 150 से 200 होते हैं पूरे सालाना, यही होते हैं ना? एक रिसाले की कीमत कितने होता है आप लोग बताइए? कोई बोल सकता है। पूरे सालाना 150 200 सालाना 150 है ना? अच्छा 150 आप जाते होंगे शहर में होंगे, आप में से कोई हैदराबाद से भी है? मुंबई? कुतुबुद्दीन तो बिहार से हैं शायद, और लोग होंगे मुंबई से भी हैं शायद इसमें, मैं जानता हूँ, हैं, बोल नहीं रहे। तो आप चाय पीने जाते होंगे तो आपका ₹150 उसी दिन खत्म हो जाता होगा, ऐसा है या नहीं? आप 2-4 कप चाय लीजिए, 2-4 समोसा लीजिए, ₹150 खत्म, ऐसा है ना? आप अपने नाम पर जो भी आपको रिसाला अच्छा लग रहा है, जारी करा लीजिए, समझ रहे हैं? जब आप जारी कराएँगे ना अच्छा देखिए कितना मुश्किल मरहला है, ₹150 आप किसी को दे देंगे, कोई माँगने वाले को, लेकिन अपने नाम पर जारी नहीं कराते, क्यों? ये एक तबीयत होती है, एक ज़ौक होता है। जब ज़ौक आपके अंदर आप जारी करा सकते हैं, आपके पास कोई भी रिसाला हो, आप वहाँ नंबर दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, अपना फ़ीस दीजिए और उनको भेजिए कि सर हमारे घर पर ये रिसाला हमको चाहिए। या आपसे करीब तरीन जो यूनिवर्सिटी है, वहीं का रिसाला निकलता हो, वहाँ से लीजिए, ये बेहतर है और उस यूनिवर्सिटी का हक भी है कि आप वहाँ से लें। एक लीजिए, मेरे कहने पर ज़रूर लीजिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। जी, उस नहीं, 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 वहाँ के असातिज़ा निकालते हैं सारी यूनिवर्सिटी जैसे मौलाना आज़ाद की एक रिसाला है, बताइए क्या नाम है? मैंने क्लास में कराया है इस सवाल को बताइए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का रिसाला कौन-सा है बताइए? मैंने रिसाले के जो जी बताइए। तहज़ीब व सक़ाफ़त, अदब व सक़ाफ़त, ठीक है? ये भी रिसाला है लेकिन छमाही है। आप माहनामा जारी कराइए अपने नाम से, माहनामा। माहनामा क्या करेंगे कि हर महीने में आज को 10-15 का मज़ामीन मिल जाएँगे। जब मज़ामीन मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी। जब नई चीज़ें मिलेंगी तो आप अपने ज़माने के हालात से वाकिफ़ भी होंगे और लिखने-पढ़ने का शौक भी होगा। कभी आपका दिल करेगा चलो मैं भी लिखता हूँ। आप 1 मरतबा हो सकता है लिख कर देंगे, कबूल नहीं हुआ। 2 मरतबा लिख के देंगे, कबूल नहीं हुआ। 3 मरतबा नहीं हो सकता, चौथे मरतबा कबूल हो जाए। और जारी कराते वक़्त एक चीज़ और भी ख़्याल रखिए कि वो रिसाला जारी कराइए जो यूजीसी कैरियर लिस्ट में शामिल है, जो यूजीसी कैरियर लिस्ट में शामिल है। और ये जितने रसायन हैं यूजीसी कैरियर लिस्ट में मैंने ये पढ़ा भी दिया है आपको। बल्कि मैंने एक आपको मज़मून दिया था शुरू में, कुतुबुद्दीन भाई माइक बंद कर लीजिए। मैंने शुरू में एक मज़मून आपको दिया था, आप में से बहुत लोगों के पास होगा वो मज़मून, जिसमें यूजीसी के जितने रसायन हैं अभी हिंदुस्तान में, कैरियर लिस्ट में कैरियर लिस्ट में, उसमें सारे रसायन हैं और सारे जो है तफ़सील के साथ है, कौन कहाँ से निकलता है, उसके एडिटर कौन है, किस सन में निकला। ये तो यूजीसी नेट में भी काफ़ी है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में है, बिहार में बीएड होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी होगा। ये सारे तफ़सीलात हैं, अगर आपको क्लास के ताल्लुक से आप में से कोई अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कुछ चीज़ें और मैं आपके लिए लिख कर आया हूँ जो मैं बताना चाह रहा था, उसको भी सुन लीजिए 1-2 मिनट, फिर आप पूछ सकते हैं अपने सवाल को। नंबर 1 आज अगर आपको जून का इम्तिहान देना है या पीएचडी कर रहे हैं तो आज से ही मुताला शुरू कर दीजिए, पहली बात। पहली बात आप मुताला शुरू कर दीजिए और साथ ही एक फ़ौरन बात कहूँगा, ग्रुपबाज़ी छोड़ दीजिए। 2 बात मैंने बता दिया एक साथ। मुताला पर फ़ोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, ग्रुपबाज़ी छोड़ दीजिए एक बात। दूसरी बात, मतन पढ़ने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। आखिर के 15 दिन गाइड के लिए 20 दिन काफ़ी होते हैं या 1 महीना रख लीजिए। मैं बता दूँ आपको साथ ही साथ 4 या 5 महीना मतन पढ़ाने के बाद आखिर के 1 महीना पूरे आपको मुकम्मल आपका रिवीजन कराया जाता है और कराया जाएगा। 10 साल के पेपर होंगे आपको, पेपर हल कराए जाएँगे और मेरे बनाए गए सवालात जो पूरा तरतीबवार होंगे वो हल कराए जाएँगे और आपके बनाए गए नोट्स जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे उसको दोहराने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरी बात आपके पास हो जाएगा मुताले का शौक पैदा कर लीजिए। मैं इससे पहले भी कई किताब भेजा हूँ। ज्ञानचंद जैन की किताब भेजा था, आप लोगों को याद है? क्लास ग्रुप में किताब भेजा था ज्ञानचंद जैन का और मैंने लिखा भी था उसी टाइम, जिस दिन मैं क्लास नहीं लिया था। जी, तहकीक का फ़न मैंने भेजा था, तहकीक का फ़न क्यों भेजा था? कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो इस किताब का एक मतलब ज़रूर मुताला कर लीजिए। एक मतलब ज़रूर मुताला कर लीजिए। दूसरी बात सीखने की आदत डालिए।
कोई टोक रहा है, आप पूछ सकते हैं इनमें से, बहुत लोग पुराने। मैं खुद पढ़ाता हूँ, कुतुबुद्दीन भाई भी जानते हैं, ये लोग खुद टोकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा। मैं फ़ौरन चुप होता हूँ, ऐसा है कि नहीं कुतुबुद्दीन साहब? मैं फ़ौरन चुप होता हूँ। हो सकता है मुमकिनात हैं भाई, इंसान गलती कौन करता है जो सीख रहा है? जो गलती मानने के तैयार नहीं है मतलब वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें हो गई। दूसरी बात अगर आप यहाँ क्लास लेते हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि पीएचडी के लिए जो खाका तैयार करते हैं उसकी तरफ मवाद फ़राहम किए जाएँगे और चूँकि मतन पढ़ेंगे और प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, आप खुद अपना मौज़ू मुंतख़ब कर लेंगे कि आपकी दिलचस्पी किसमें है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है और एक ही फ़ीस है, एक फ़ीस में सारी चीज़ मिलेंगी आपको, चाहे जो भी तैयारी करें आप। दूसरी चीज़ आपको ये आ जाएँगी कि मकाला लिखने और समझने, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। वो मौका इस बहाने मिलेगा, जब आपके साथी को हम पेश करेंगे प्रोग्राम में, तो आपको भी लगेगा कि हमें भी पेश करना चाहिए। या हो सकता है कभी-कभी संडे में ही आपसे प्रोग्राम करवा लें, आप ही में से। चलिए भाई, आप अपना सुनाइए, आप अपना सुनाइए, हम अपना सुनाएँ, आप अपना सुनाइए। ये सीखने का बड़ा अच्छा मौका बड़ा अच्छा तरीका होता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फ़ीस क्या है? फ़ीस है ₹1400 अगर आप एक वक़्त जमा करते हैं तो। और अगर आप महीनावार जमा करेंगे तो 3 किस्त में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, 5-5 सौ रुपया करके। ₹299 फ़ीस है 1 माह का, ₹200 आपका जमा रहेगा, समझ गए? अगर आप किस्त में जमा करना चाहते हैं, तो आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं 3 किस्त में 500 5-5 सौ रुपया करके। और अगर एक वक़्त जमा करना चाहते हैं, तो कई लोग एक वक़्त जमा कर लिए हैं अभी तक, कई लोग किस्त में भी जमा कर लिए हैं, तो 5-5 सौ रुपया जमा कर सकते हैं 3 किस्त में। आज देंगे, यानी 16 तारीख से ये क्लास शुरू हो रही है, तो अगले 16 को आपको फिर 500 जमा कर देना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको बार-बार नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2 साल जो पढ़ाए हैं उसका तजुर्बा हो गया है। तो ये इसकी फ़ीस है। अगर आप में से आपके पास कोई सवाल हो क्लास के ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं। आपके पास 5 मिनट टाइम है, आप सवाल अपना कर सकते हैं। क्लास शाम 8 बजे होगी रोज़ाना, होती है इसी टाइम पे। सारे लोग काम से फुर्सत में हो जाते हैं, चूँकि कई लोग जॉब वाले होते हैं, ऑफ़िस वाले होते हैं। और कोई सवाल? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। ठीक है, शुक्रिया। जी बताएँ सानिया कोई सवाल? आज ये मतलब तमहीदी क्लास थी। अब मैं जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं मवाद भेजूँगा, मुताला शुरू करेंगे, मैं उसको अब बताऊँगा कैसे क्या होगा। और कोई सवाल? जी, उर्दू है मेरा नाम, उसमें ज़्यादा लोग हैं, वो भी मेरा ही ग्रुप है, जिसमें प्रोग्राम होता है, उम्मी चीज़ें मैं रोज़ भेजता रहता हूँ, आसान चीज़ें, कभी गज़ल, कभी मज़मून, कभी कुछ। क्या नहीं, नहीं, इसमें सिर्फ़ वही लोग जॉइन होंगे जिन्होंने फ़ीस दी है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। नहीं, नहीं, आज आज डेमो क्लास के तौर पर। और कोई सवाल है किसी के पास? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बताएँ। जी, जी बताएँ। तो नंबर लिख लीजिए आप लोग, नंबर बोल देता हूँ, नंबर लिख लीजिए आप लोग। 99 3 99 3 99। देखिए मैं भेज दिया मैसेज, ये ग्रुप में मैं आपको ये देखिए मैसेज में मैंने अपना नंबर भेज दिया है। ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर आ गया है। नंबर देखिए ग्रुप में है। वालेकुम सलाम। जी, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके अपना क्लास ले लें, मैसेज कर लें। सबको नंबर मिल गया? 99 399 57 018 डबल 9, देखिए 99 3 99 57 018। एक मतलब बोल लीजिए। हुँ, जी। आप में से और किसी के पास कुछ सवाल हो पूछ सकते हैं। देखिए पिछले बैच वाले जो लोग भी हैं, 1-2 दिन 3 दिन मौका है इम्तिहान तक। इम्तिहान चूँकि टल गया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी, हमने इम्तिहान तक का वादा किया है। हम उनको इम्तिहान तक चीज़ें बताते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे बताने की।
तो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो भी हमारे उनमें से काफ़ी बच्चे इम्तिहान। जी, चलो साहब हम तो चल रहे हैं। ओके। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? फिर से पूछ लीजिए, हम सुन नहीं पाए। हाँ। जी, फर्स्ट ईयर आप मास्टर में एडमिशन ले लिए हैं, आप इम्तिहान दे सकते हैं। बल्कि इम्तिहान तो पहले ही सेमेस्टर से देना चाहिए। नहीं, नहीं, वैसे मैं भी क्लास ले रहा हूँ, क्लास इसी तरह लेता हूँ मैं। आज जल्दी करा लें, जल्दी क्लास करेंगे तो क्लासेस शुरू हो गई, हम किताबें देना शुरू कर लेंगे। आज करा लें, कल करा लें, जितना जल्दी करा लेंगे उतना बेहतर रहेगा। कल करवा लीजिए। आप जितना जल्दी करवा लेंगे आपका फ़ायदा है, चीज़ें नहीं छूटेंगी। चीज़ें छूटेंगी तो लाइव क्लास पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, हमसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड में पूछेंगे तो रिकॉर्ड में आपको क्या ही मिलेगा बताइए? पूरी कोशिश करूँगा, बल्कि मैं प्रोग्राम इसी पर प्रोग्राम ही कराता हूँ। इससे पहले प्रोग्राम का क्या उन्वान था? उर्दू पीएचडी में अनावीन के इंतखाब में 2 मसाइल और जो मसाइब और दुश्वार होते हैं उसको कैसे हल किया जाए। आ, ना आने की वजह है ना, हमने सारी पढ़ाई गाइड से की है सिर्फ, समझ रहे हैं? जब हम पढ़ेंगे, हमने क्या बताया, जब हम पढ़ेंगे इस किताब को और मैं उसी पर आपको काम दे दूं कि चलिए ये काम दीजिए आप, पेपर के बाद हो सकता है, पेपर के बाद भी हो सकता है, अलीम कौसर पेपर के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप जल्दी ले लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चूंकि सिलेबस ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज ही का पढ़ाया वो आपको काम आ जाए कल इम्तिहान में, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है। जी, अगर महीनावार जमा करना चाहते हैं किस्तवार तो 500 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे आपको, यानी 3 महीने लगातार इम्तिहान तक। ठीक है। अगर एक वक्त जमा करेंगे तो पूरी फीस जमा कर दें 1400। 14 जी। किसी के पास कोई सवाल? जी। हम सलाम। रिसाले का मतलब ये है कि आप जो मतलब ये है कि आप आपके जैसे करीब कोई भी इदारा हो, सर जगह कोई भी बिहार से हैं, यूपी से हैं, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज होगा, वहीं कोई ना कोई रिसाला निकलता होगा, आपको मालूम होगा। तो आप वहाँ से राब्ता कीजिए, नंबर लीजिए, उनसे बोलिए कि सर मैं फ़ीस जमा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, आप हमें जॉइन कर लीजिए। वहाँ से एक रिसाला जारी करा लीजिए। जो वक़्त आपको खाली वक़्त मिलता है, आप रील खींचते हैं, रील खींचने से बेहतर है कि आप मुताला शुरू कर दें। पढ़ते-पढ़ते पढ़ना आ जाएगा। समझ गए? जीडी कॉलेज से सारिया। जी के बेगूसराय मालूम कर लीजिए एक मर्तबा, वहाँ के बच्चे हैं इसमें, वहाँ से रिसाला निकलता है, मालूम कर सकते हैं आप। और क्लास के ताल्लुक से कोई सवाल है तो बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना है? जनरल पेपर के बारे में बताता हूँ ग्रुप में आपको। चलिए। जी, यहाँ सिर्फ उर्दू क्लास होती है। कोई सवाल किसी के पास? अब मैं ख़त्म करूँगा। किसी को सवाल करना है कर लीजिए। सबके पास नंबर हो गया है? जिसको ज़रूरत है फ़ौरन आप मुझे मैसेज कर लीजिए, फ़ीस जमा कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्लास में आपको जॉइन कर लिया जाएगा। किसी के पास कोई सवाल? चलिए, कल से मैं आपको मुत्तले कर दूँगा, क्लास का क्या मसला है। देर का मतलब ये है कि कोई मौजूद शुरू किए, 1 घंटे की क्लास अमूमन होती है, हो सकता है 5 मिनट बढ़ जाए या 5 मिनट कम हो जाए। अब बीच में तो छोड़ेंगे नहीं ना, कोई मौजू पे बहस चल रही है। अब इबारत जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए एक नमक खाने तकल्लुम में फसाहत मेरी, और अगला मिसरा पढ़ना है, उसको छोड़ कर छोड़ेंगे नहीं ना।
क्लास 1 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 3 मिनट ऐसे ही रहता है आमतौर पर। ठीक है? और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जिनका इम्तिहान अभी है, 21 तारीख को है, वो इस सिलेबस को एक मतलब ज़रूर पढ़ लीजिए। अभी भी टाइम है आपके पास, 4-5 दिन टाइम है। सिलेबस एक मतलब ज़रूर पढ़ लीजिए। आप क्या करते हैं गलती मैं बता दूँ आपको कि काफ़ी लोग क्लास कराते हैं और मुश्किल सवालात आपको देते हैं। अब आप उससे मुतासिर हो जाते हैं फ़ौरन, अरे बड़ा अच्छा, वहाँ तो नया सवाल मिल रहा है। आप पैटर्न को समझिए ना, सवाल पूछा क्या जाएगा आपसे, ऐसा मत जाइए। आपके लिए हम मुश्किल सवालात ला दे रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं ये तो बड़ा अच्छा सवाल आया है और आप दीवाने हो गए। आप देखिए कि पिछले 4-5 साल में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह सवालात आ रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुश्किल सवालात की तरफ तवज्जो नहीं कीजिए ज़्यादा। इस पर ध्यान दीजिए कि पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में क्या कुछ पेश किया गया है। जी, सिमरन खानम को पूछ रहे हैं आप? सिमरन खातून क्या कुछ पूछ रही हैं आप? आपकी माइक खुली हुई है। तो चलिए, ओके कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है फिर मैं खत्म करूँ? जिनको इम्तिहान देना है अभी वो एक मर्तबा सिलेबस ज़रूर पढ़ लीजिए। मेरी बात मानिए। एक मर्तबा फिर से सिलेबस पूरा दोहरा लीजिए। आखिर मरहले में यही कुछ कीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका किस यूनिट में कमज़ोरी है, कहाँ। फर्स्ट ईयर का किस यूनिवर्सिटी से लिया आपने? आप तो झारखंड यूनिवर्सिटी वाले बताएँगे। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना। अपना ख़्याल रखिए, मेहनत कीजिए।